और चलिए शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां इल्तिजा मुफ्ती के आरोपों का करारा जवाब दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इसको लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि 2020, 21 और 22 में लगभग 99% पासपोर्ट्स का सत्यापन पूरा हुआ। आपको ये बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने कई आरोप लगाए थे। इसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप झूठे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी व्यक्तिगत शिकायत को जनता की शिकायत के रूप में सार्वजनिक किया है, यह पुलिस का कहना है। इसको लेकर पुलिस ने कुछ डेटा भी रिलीज किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उन्हें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट दिया गया, जिसकी अवधि 2 साल के लिए है। कई तरीके के आरोप उन्होंने पुलिस पर लगाए थे, सीआईडी पर लगाए थे, हाईकोर्ट का भी उन्होंने रुख किया था। लेकिन अब पुलिस की पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2020, 21 और 22 में लगभग 99% पासपोर्ट इशू किए गए हैं बाकायदा जांच के बाद। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अपनी व्यक्तिगत शिकायत को उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की शिकायत के तौर पर प्रस्तुत किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। यह पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट का। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर। पुलिस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पुलिस साफ शब्दों में ये कह रही है कि इल्तिजा मुफ्ती के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बाकायदा एक डेटा भी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर हाल ही की बात की जाए तो 2022 में 99.61% लोगों को पासपोर्ट्स आफ्टर वेरिफिकेशन, सत्यापन के बाद इशू किए गए हैं। समीर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो कंट्रोवर्सी है एक्चुअली कई टाइम से लगातार हमने देखा, खासकर इल्तिजा मुफ्ती ने एक पहले भी कोर्ट में जब इन्होंने अर्जी दी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। उसके बाद ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद पुलिस को आगे आना पड़ा। जो सीआईडी विंग है उन्होंने डाटा जारी किया और उनका दावा है, पुलिस का दावा है कि जितने भी पासपोर्ट की अर्जियां आ रही हैं जम्मू कश्मीर में और उनको जल्द से जल्द हम कोशिश करते हैं सेटल डाउन करने की। और हमारा जो प्रतिशत है, जो सेटल करने का जो प्रतिशत है, वो 99 से ऊपर है। देखिए कुछ डाटा भी हमारे पास है, उसको मैं बताना चाहता हूं। अगर हम 2020 की बात करें, जो आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा है, इसमें 99.95 लोगों का सेटलमेंट हुआ है पासपोर्ट का। साथ तकरीबन हम ये कहते हैं 7,686 केसेस आए थे, पासपोर्ट के एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें 7,07,644 केसेस को सेटल कर दिया गया, पासपोर्ट उनको जारी किया गया। इस तरह अगर हम 21 की बात करें, 7,05,714 पासपोर्ट एप्लीकेशंस आई, जिसमें 7,05,176 उनको सेटल किया गया। 99.68% का रेशो रहा। अगर हम 22 की बात करें तो 13,04,315 केसेस आए, जिसमें 12,09,039 केसेस को एप्लीकेशंस को क्लियर किया गया। 99.61% रहा। तो 3 सालों का मैंने आपका आंकड़ा दिया है, 23 अभी चल रहा है, इसके आंकड़े लास्ट में आएंगे। देखिए जो यहाँ पे अगर मैं जम्मू की बात करूं, क्योंकि हम जम्मू में जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, मैंने खुद देखा है वहां पे सैटरडे और संडे को भी खुसूसी कैंप लगते हैं, ताकि जो पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए। जो स्टाफ है वो विदाउट उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन सैटरडे को भी उनको आना पड़ता है, वो आते हैं, संडे भी कभी आते हैं और सेटल डाउन करते हैं, जो क्लियर करते हैं फाइल्स को। और ये प्रक्रिया कश्मीर में भी है, जम्मू में है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का ये कहना है, जो पासपोर्ट ऑफिस के लोगों का कहना है या सीआईडी के ऑफिसर्स का कहना है कि कोई भी पासपोर्ट जो वैलिड पासपोर्ट है, जो प्रक्रिया है, उसको पालन करने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जो सीआईडी वेरिफिकेशन हो वो जल्दी से तेजी से हो। सीआईडी वेरिफिकेशन जब तेजी से होती है तो जो एप्लीकेंट है उसको जो पासपोर्ट इजरा करने का जो अमल है वो बहुत
तेजी से किया जा रहा है, उसमें बहुत तेजी भी लाई गई है। वो दिन लग गए जब पासपोर्ट 5 या 6 महीने या 1 साल लगता था, अब ये दिनों की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर ही पासपोर्ट मिलता है। समीर, इससे कोई दो राय नहीं है कि आजकल पासपोर्ट अप्लाई करने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहद ही सरल कर दी गई है और ई पासपोर्ट को लेकर भी कई तरीके की जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और हर इंफॉर्मेशन जो है आज की डेट में वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस बीच शबीर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीर, अगर इस पूरे मामले की टेक्निकलिटी को समझा जाए तो सत्यापन के बाद सीआईडी ने जो हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की थी उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का हवाला दिया गया है और इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने आपत्ति भी जताई थी और कई तरीके के आरोप भी लगाए थे, लेकिन अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और उनके आरोपों को यह कहा गया है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि एक इंटरनल ऑडिट भी करवाया गया है जिसके बाद ये तमाम रिपोर्ट सामने आई है। शबीर जी बिल्कुल, सीआईडी आमतौर पे ऐसे जवाब नहीं देती, लेकिन सीआईडी ने 2 चीज़ों पे जवाब दिया। एक ये कि इनका जो पर्सनल मामला इल्तिजा मुफ्ती का है उसका जवाब देने की कोशिश की है नंबर्स के साथ। दूसरा, उन्होंने इस मामले को पूरा J&K का मामला बनाया, जम्मू कश्मीर का मामला बनाया। उन्होंने कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जिनको सीआईडी के जरिए ऐसे एडवर्स रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, उसका जवाब दिया गया। ये जो आंकड़े समीर जी ने आपको बताए, आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि 99% जो लोग हैं उनको वेरिफिकेशन उनके हक में दी जाती है, उनको पासपोर्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया गया जिस पे ऐतराज जताया था इल्तिजा मुफ्ती ने, वो यही मामला है कि आखिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों इन्वोक किया गया। क्या चीज है ऐसी, क्या ऐसी रिपोर्ट है, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इन्वोक किया गया। इसका फिलहाल कोर्ट में जवाब आएगा बाकायदा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई उनके पास जवाब नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हाई प्रोफाइल मामला है और कोर्ट में इसका जवाब होगा और इस बात को रखा जाएगा। क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने एडिशनल उन्होंने जो गुहार लगाई है कोर्ट में, उसमें भी कुछ चीजें एडिशनल ये चीजें डाल दी हैं अपने एप्लीकेशन में। जी बिल्कुल। समीर, इस बीच क्योंकि आपके पास डेटा भी है पासपोर्ट कितने कब किस साल में रिलीज किए गए हैं, और अगर इस बात को हम ऐसे समझें कि जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ये पासपोर्ट ऑफिस का या पासपोर्ट अथॉरिटीज का डिसीजन होता है कि कितने साल के लिए आपको पासपोर्ट इशू करना है। मैक्सिमम अवधि उसकी 10 साल है, मिनिमम अवधि उसकी 1 महीना भी है। तो फिर किस आधार पर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बुनियादी आरोप है और इल्तिजा मुफ्ती जो ये तमाम आरोप लगा रही हैं सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार को निशाना बना रही है? हमने खुद उनसे जब बात की थी इल्तिजा मुफ्ती से, मैंने जब यहाँ जम्मू में जब वो आई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि कोर्ट में मसला है, मैं इस पर ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको विदाउट एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन इशू नहीं किया जा रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक काम करने का ढंग होता है। हर एक पहलू को उजागर, उसको एस्पेक्ट को खंगाला जाता है, उस पर नजर रखी जाती है, उसके बाद ही इशू किया जाता है पासपोर्ट। और इल्तिजा मुफ्ती के संदर्भ में भी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको 2 साल का जो दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया है, उस सिस्टम को उन्होंने किया है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पुलिस का कहना है, देखिए पासपोर्ट किसी को इशू करना इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ता है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पहलू देखना पड़ता है। अगर मैं 2017 और 18 का आंकड़ा आपको सुनाऊं तो 54 लोग जो कश्मीर जो पाकिस्तान चले गए थे वो विदाउट उनको पासपोर्ट, उन्होंने पासपोर्ट रिसीव किया था लेकिन उस पासपोर्ट का फायदा उठा के वो पाकिस्तान चले गए, पीओके चले गए। देखिए कितना मिसयूज होता है कभी कभी ये प्रक्रिया, कितना ये गलत होता है। 54 लोगों वो चले गए और उसमें से 26 लोग या तो इनकाउंटर्स में मारे गए या उनको पकड़ा गया, 26 लोगों की बात है। 12 लोग जो थे उनको वो जब वापस आए तो उनको यहाँ पे
डिटेन किया गया, कस्टडी में लिया गया, लेकिन अब वो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। और बाकी लोग जो है वो पाकिस्तान में ही है अभी। 54 टोटल आंकड़ा है। देखिए, ये मिसयूज ऑफ पासपोर्ट है। पासपोर्ट आप इजरा करते हो, आपने बहुत सारी चीजों के, हम ये कह रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी एक प्रक्रिया पालन की है, वो अब कोर्ट में है, उसको अभी बहुत सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन चाहिए, वो अलग सवाल है। लेकिन हम ये तंत्र की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो पासपोर्ट ऑफिस या सीआईडी को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद ही पासपोर्ट इजरा होता है। पासपोर्ट का मिसयूज ना हो, जिसको हम पासपोर्ट इजरा कर रहे हैं क्या उसका वो मिसयूज ना करे, क्या ये जो जिसको हम दे रहे हैं क्या वो उसका पालन करेगा या उसे कोई सिक्योरिटी बिल्कुल समीर, और इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है। और वो रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर पासपोर्ट 2 साल के लिए ही एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री तक के लिए उन्हें दिया गया है। शब्बीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, सब जुडिशियल है, इस पर बहुत ज्यादा बात करना या टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर भी इसको लेकर जारी है, सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर अब होने लगी है। शब्बीर, को एक इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का सियासतदान है और इस पे सियासत होगी। उन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनल बात नहीं की, उसने इसको एक ऐसा मामला बनाया जैसे कि सीआईडी और जो बाकी पासपोर्ट ऑफिस लोगों को सता रहे हो इस नाम पे, जिसका जवाब सीआईडी ने, जेएंडके पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दे दिया आंकड़ों के साथ। जहां तक पासपोर्ट की बात समीर जी कर रहे थे, पासपोर्ट ऑफिस थोड़ी दूरी पे हमारे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश, अब की बार ये चल रही है कि पासपोर्ट आसान बने, लोगों को जल्दी मिले। लेकिन जैसे वो बता रहे थे, पासपोर्ट सिर्फ किसी और शहर में किसी और जगह पे जाने के लिए नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है आपकी पहचान का भी। इसको कई चीजों में इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल, एक आप इसको आइडेंटिफिकेशन के तौर इस्तेमाल करते हैं। और कश्मीर जैसी जगह पे, सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे पासपोर्ट हासिल करने में ये चीजें जरूरी हो गई हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जैसे पुलिस ने कहा है। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, वो राइट पासपोर्ट का हक उन्हें हासिल है, वो कोर्ट में लड़ रही है। लेकिन बेशक जैसा कि आप कह रही हैं, एक सियासी मुद्दा भी है। और मैंने पूछा था उनसे कि अब आप इस मुद्दे को लेके एक सियासतदान भी बन गई, क्योंकि आप कह रही हैं कि ये बहुत सारे लोगों का मुद्दा है, अपना ही मुद्दा नहीं है, उनको भी लड़ना चाहिए, मैं भी लड़ूंगी। तो जाहिर सी बात है सियासत तो होगी, एक मौका मिल रहा है तो वो कैसे छोड़ दें इस मौके? बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, बिल्कुल, क्योंकि मौका भी है और सियासत करने के लिए भी इस पूरे मसले को भुनाया जाएगा। लेकिन उस बीच जरूरी चीज ये है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया है, अब इस पुलिस के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। समीर और शब्बीर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नितिन गडकरी जोजिला टनल पहुंचे हैं। गडकरी के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। टनल के कार्य की प्रगति के बारे में समीक्षा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जोजिला टनल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वहीं उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। टनल की कार्य की प्रगति के बारे में समीक्षा की जा रही है। तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। जोजिला टनल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जोरों शोरों से इन टनल्स का काम जारी है। जेडमोर टनल भी जाएंगे नितिन गडकरी और एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। टनल की प्रगति की समीक्षा यहां पर की जा रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना महामारी की, जहां कोरोना के खिलाफ कश्मीर में मॉक ड्रिल हुई। JLNM श्रीनगर में स्वास्थ्य सचिव भूपिंदर कुमार ने हेल्थ डायरेक्टर के साथ ये मॉक ड्रिल की। उन्होंने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा पूरे अलर्ट मोड पर है। देश के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स का सिलसिला जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कई अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की गई। JLNM श्रीनगर में स्वास्थ्य सचिव भूपिंदर कुमार ने हेल्थ डायरेक्टर के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। तैयारियों को लेकर फिलहाल उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया गया है।
लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर कोरोना महामारी पूरे देश में पैर पसार रही है। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आग्रह किया गया है। इसी बीच अस्पताल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स की यहां पर समीक्षा की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, उसका जायजा लिया गया। एक मॉक ड्रिल की गई ताकि प्रतिकूल स्थितियों में निपटा जा सके। तो लगातार कोरोना महामारी से बचने के कदम उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं। किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फिलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहां तहां टेस्ट करने से भी कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर, हमारे कई हॉस्पिटल है यहाँ पे, बिमना जैसे कि बिमना की बात करें या बोने जेम्स हॉस्पिटल, कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सा जेवीसी बेमिना? बिमना और बोने। देखिए, काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिमूव करेगी। सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मसला है, वहाँ क्रॉसिंग में पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक जरूरत थी एक क्रॉसिंग ब्रिज बने। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है इसलिए हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये पीडब्ल्यूडी से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाई ओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाए। सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मास्किंग मैंडेटरी अभी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफर कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं। हमारा जो अस्पताल है, नजदीकी अस्पताल जो भी है, वहां पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायजा लिया जा सके। और जम्मू कश्मीर में कोविड के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते आज यूटी के विभिन्न अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज 18 से खास बात करते हुए इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है। आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पर अब जैसे देख रहे हो प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें
उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उसको भी आज चेक करेंगे, सबको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे, ताकि देखेंगे वो कोई प्रॉपर रीडिंग वगैरह ठीक से आती है कि नहीं आती। सर, क्या पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसके लिए अलग से उनको निर्देश दिए गए हैं और जो कोविड वार्ड को देखने के लिए? वो ऑलरेडी हमारे जो कोविड वार्ड में है, एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय 3 पेशेंट है तो हमारी 1 नर्स और 1 नर्सिंग ऑर्डिनरी मॉर्निंग वेट नाइट भी अवेलेबल है। जब हमारा नंबर बढ़ता है तो ऊपर से शिफ्ट करके नर्सेज को अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज कर देते हैं। तो वो हमारे रेडी है और इस हॉस्पिटल में जितना भी हमारा स्टाफ है वो कोविड में सबने हमारा जो है उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, देखभाल की है। हमारे साथ मैकेनिकल कूलिंग डिवीजन जो हमारे एक्सीएन है उनकी तरफ से हमारे जेई है, उनके एडब्ल्यू है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट में इस समय अवेलेबल है और देख रहे हैं पूरा की प्लांट और हमारी इक्विपमेंट प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, एसओपीस है, उसका पालन किया जाए। ये जो कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है, यहाँ पे 2 जो फ्लोर हैं उनको कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड रखे गए हैं। यदि कोविड पेशेंट्स में जो केसेस में उछाल आता है तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा आज ही कर ली जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शीत मरुस्थल चांगो पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और प्रशासन की ओर से हेलीपैड पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का किन्नौरी परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री यहां केंद्र और राज्य की परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं किन्नौर के चांगो, जहां केंद्र और राज्य की परियोजनाओं की वो निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, साथ ही जनता से संवाद करेंगे और यहां पर उनका आज का प्रवास भी रहने वाला है। किन्नौरी परंपराओं के साथ इनका जोरदार स्वागत किया गया। विधायक जगत सिंह नेगी भी इस दौरान मौजूद रहे। Of Global South. So what I am trying to bring here that the creation of G20 again was a very smart move, and in that smart move, when the Asian financial crisis happened, and this again the idea came that how best they could really tap the potential of the emerging economies. They took all those members as part of this G20. You see the whole of Latin America. There are 3 members in G20: Argentina, Mexico, and Brazil. And these 3 countries are obviously were showing a consistency in terms of their economic growth. Their contribution of the GDP of the global economy was increasing. At the same time, a debate had started at the United Nations that how best they could really have the Millennium Development Goals, MDGs, you may have heard about it. And that was something was again a part of these challenges, how best they can really manage a balance between the economic growth and also saving the environment. Because more and more consumption, more and more pollution. In the sense that the US, if you see the pattern of the US consumption and why they remain and top the least in terms of polluting more until recently, China now has taken over. China is the largest emitter of greenhouse gas in the world, followed by the United States. 3rd is European Union and 4th is India. So if you see all these debates of the 90s were very critical. And obviously India again was sitting on the, in fact, not on the main table, which now we see India sitting on the main table, which again is a matter of pride for the Indian nation. For the technical sense that now it is again setting a lot of agenda for the world system. India really took it so seriously in terms of addressing to the challenges which were coming from the climate issue, which again became a part of Paris Protocol, which India in fact drafted. India and China for the first time worked together. And there is a good news for India now, that the Paris Protocol, one of the stipulations which were made, that how the countries could decrease the use of the fossil fuel less than 60% by 2030. Because as you know, the use of fossil fuel only is the reason for more and more emission of greenhouse gas in the atmosphere. India has already achieved the target this December 2022. So you can imagine 8 years to go. India's dependence on the use of fossil fuel has come down. So India has become a case in point in this G20 meeting. How India has done that? And in what ways India can again be seen as emulated by the rest of the other countries which are polluting more?
how much they could decrease. As you know, India has announced that net zero emission by 2070. So I think a lot of these changes which are occurring has put India on the center stage of global politics. So my dear young students here sitting here, let me tell you why this RIS really has been initiating this type of interaction with all of you is to sensitize you about G20, because if you understand G20, you will understand the larger global problem. And you will also try to see that how India is placed in a way by which India could again become a part of the solution to many of the problems. Because as I said that India doesn't look for its own advantage, India looks for global advantages. And that is why in fact it calls Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. So when G20 was created in 1999, as was pointed out, I don't want to go into that details because obviously it was put in a different format. It was again that finance minister format and the central bank governors format meeting. Largely that they should sit together, see that what is their challenge, how best they could find ways and mechanism to really understand the larger predicament of the global economy and how best they could come up with a solution. That kept continuing until 2007. And as you know, 2006, the data about 2006, the world again saw over the onset of economic meltdown. And that onset of economic meltdown again became a factor in terms of seeing that how this track of the finance minister as well as the central bank governance format track could be elevated. So 2007 was the year when the leadership summit really was announced, and the first leadership summit happened in 2008. And that is how the things got really completely unfolded in terms of bringing the perspective from these many countries which became largely a part of global economy. As was pointed that 80% of GDP really comes from these 20 countries. Obviously this is not 20, let me tell you again. Because this 19 plus, as you know, European Union is having 28 countries right now. -3 because Italy, Germany and France, they are part of the European Union. So it's almost 43 countries which are part of this particular grouping. तो आपको बता दें कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के मद्देनजर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर श्रीनगर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां G20 को लेकर एक खास आज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।